स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स आपको बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स के साथ साथ पूरा आउटलुक भी समझाते हैं। चलिए सबसे पहले आज बात होगी गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड नया हाई बनाने के लिए बेताब है और बेहद करीब है। आज 16 रुपए से सिर्फ छूट गया गोल्ड का नया हाई, लेकिन शाम के सत्र में उम्मीद कर सकते हैं कि गोल्ड नया हाई बना ले। सबसे पहले चंद्रशेखर सर, ब्रॉडर आउटलुक आपका गोल्ड का क्या लग रहा है? क्या जिस तरह की तेजी हम देख रहे हैं गोल्ड में, ये टिकाऊ आपको दिख रही है? क्या लग रहा है मीडियम टर्म के जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर होंगे उनके लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? इसमें दो चीज़ है। पिछली बार अगस्त 2020 में जब सोना विश्व बाजार में $2000 प्रति आउंस हो गया था, तभी हमारे यहाँ कुछ 56,000 छू लिया है इन रुपी टर्म्स। मगर अब तो $1900 से भी कम है गोल्ड विश्व बाजार में। मगर हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड था अगस्त 2020 में इन रुपी टर्म्स, उससे भी ज़्यादा होने का संभावना है। ये सिर्फ रुपया का कमज़ोरी के वजह से ये असर हमें दिखाई देता है। रुपया लगभग 8 से 10% कमज़ोर हो चुका है पिछले 15-16 महीने में, तो उसका ही असर हमें दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, मैं देख रहा हूँ इस क्वार्टर में जैन फेब मार्च में सोना शायद इस लेवल्स पे विश्व बाजार में नहीं टिकेगा। मैं एक छोटा सा करेक्शन का इंतज़ार कर रहा हूँ। लगभग $50-60 का तो ज़रूर एक करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि और भी 2 रेट हाइक बाकी है इस क्वार्टर में यूएस फेडरल रिजर्व का। एक मीटिंग है 31 जनवरी और 1 फरवरी, जिसमें मेरा अनुमान है कि 50 बेसिस पॉइंट तो ब्याज दर में बढ़ाएंगे फेड। और अगला मीटिंग जो मार्च में होगा उसमें शायद 25 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है। तो इसका सब असर हमें गोल्ड मार्केट में दिखाई देगा। डॉलर आज के लेवल से ज़रा सा मजबूत होने का संभावना मैं देख रहा हूँ, वो सब का असर हमें गोल्ड पर दिखाई देगा। यानी कि गोल्ड इस लेवल में ज़्यादा टिकेगा नहीं, एक करेक्शन में इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, चलिए सर, गोल्ड का आउटलुक समझने के लिए हमारे साथ जीजेसी के नए चेयरमैन सैम मेहरा भी हैं। सैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई नए पद संभालने के लिए। वाइस चेयरमैन से आप चेयरमैन आप बन गए हैं, और अब गोल्ड को लेकर क्या लग रहा है? आपके चेयरमैनशिप संभालते ही अब गोल्ड नया हाई की तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है? ये तेजी टिकाऊ आपको दिख रही है? आप क्या सेंस कर रहे हैं? ब्रॉडर आउटलुक आपका क्या है गोल्ड को लेकर? थैंक यू विश्व मोहन जी। गोल्ड $1800 से $1878 तक आया है। $1885 के ऊपर इसका थोड़ा सा आएगा रेजिस्टेंस, उसके बाद $25 to $30 का एक बार आएगा करेक्शन। लेकिन अगर ये टेम्पररी करेक्शन होगा, इसके बाद गोल्ड मुझे लगता है 1925 से $1975 तक ऊपर जाएगा। 56,150 का MCX है, थोड़ा सा घट के 55,700-800 के पास आएगा भी तो इसको अच्छा बाय मानेंगे। गोल्ड मुझे फरवरी मार्च में ये इन रुपी टर्म 60,000 दिखता है, और उसके बाद ईयर जो 4-5 महीने के बाद ये 61 या 62,000 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। जो जॉब्स डाटा आया अच्छा आया, उसके बावजूद गोल्ड जो रेट्स हैं वो घटे नहीं हैं, ये बढ़ रहे हैं। फरवरी मार्च में जो होएगा, इन्फ्लेशन भी अभी कंट्रोल में है, तो यूएस के अंदर भी जो गोल्ड रेट्स के जो फेड के रेट्स जो बढ़ने के संभावना थी वो 25 पॉइंट से आधा टके के आसपास ही बढ़ेगी, जिसके वजह से गोल्ड के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब फेड रेट्स बढ़ेंगे तब 500 to 1000 रुपीज का एक गोल्ड प्रेशर में रहेगा, लेकिन मोर और लेस वो अभी डिस्काउंटेड ही चल रहा है। तो मुझे लगता है जो टेम्पररी गोल्ड रेट अभी $85 के आने के बाद 500-700 रुपीज तक की मंदी आ सकती है, लेकिन वो काफी टेम्पररी रहेगी। गोल्ड फंडामेंटल्स पूरे स्ट्रांग हैं, जिसके वजह से गोल्ड टेम्पररी अगर घटेगा भी तो बाय का कारण बन के आगे जाकर इसको बढ़ोतरी का कारण ही आने वाले दिनों के अंदर बनेंगे। यानी सैम को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, इनको अगर फॉलो कर रहे हैं, तो इनका मानना है कि यहाँ पर नियर टर्म में करेक्शन आएगा, उसमें आपको खरीदारी करनी है। लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, यहाँ से तेजी दिखेगी। सैम, अब अगला सवाल होगा डिमांड को लेकर। आपके मेंबर्स
से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, फिजिकल मार्केट में किस तरह की डिमांड है, क्योंकि हाल के दिनों में सेंट्रल बैंकों की बाइंग काफी बड़ी है, चाइना के भी फिजिकल डिमांड के आंकड़े जो आ रहे हैं अब बेहतर आ रहे हैं, और ये जो तेजी बताई जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में जो तेजी आई है इसमें चीन से भी डिमांड एक बड़ा फैक्टर है। क्या लग रहा है डोमेस्टिक डिमांड किस तरह की है, जीजेसी के मेंबर्स की तरफ से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है सर? देखिए 15-20 डेज से जब 15 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक डिमांड मार्केट में कम थी। सोने का भाव कस्टमर्स ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से जो एंड रिटेलर्स जो हैं, एंड कंज्यूमर ये रेट्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं। उनको लग रहा है कि भाव अभी बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल डिमांड चाइना के अंदर न्यू ईयर आने के कारण भी वहां पर भी डिमांड अच्छी है। इसी वजह से जो भी माइनर्स हैं, जो भी बैंकर्स हैं, वो भी अभी सोना अपने पास 400 टन के करीब उन्होंने, सेंट्रल बैंक्स ने भी वर्ल्ड वाइड सोना अभी प्रोक्योर किया है। तो डिमांड उधर भी अच्छी है और एंड रिटेलर्स भी हैं और एंड कंज्यूमर्स भी अभी बाइंग का सेंटीमेंट बना रहे हैं। जैसे नवंबर और फरवरी के बीच में 40 लाख शादियां हैं और उनकी बाइंग सिर्फ अभी 20 से 25 दिन तक अभी कम थी, लेकिन अभी फिर से ये पिकअप हो गया है। रोज गोल्ड की ज्वेलरी हुई, बड़ी वेडिंग सेट्स हुए, जो छोटे यंग यूथ है, मिलेनियल्स है, उनके लिए इयरिंग झुमकी हुए, उनकी बाइंग अभी फिर से अच्छी तरह से चालू हो गई है। जो हॉलीडे सीजन था, जो भी हॉलीडे बनाने के लिए लोग गए थे, वो वापस 2-3 तारीख को वापस आ गए हैं और आकर वापस अभी बाइंग ट्रेंड जो है गोल्ड के अंदर, डायमंड के अंदर, ब्लू स्टोन्स के अंदर अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये वाला जो महीना आने वाला है, 14 तारीख से जो फेस्टिवल का चालू हो जाएगा, कुमुड़ता बैठ जाएगा, 14 तारीख से अपना संक्रांत चालू हो जाएगा, तो तभी से बाइंग अच्छे लेवल पे आ जाएगी और पूरा फरवरी एंड तक ये बाइंग अच्छी रहेगी एंड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिमांड है, रूरल डिमांड का भी फायदा मिलेगा और जो छुट्टियों से लोग लौटेंगे उसका भी फायदा होगा। चंद्रशेखर सर, अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी को लेकर आपका आउटलुक क्या कह रहा है, किस तरह के संकेत है, जो ब्रॉडर आउटलुक आप क्या देंगे यहाँ पर? हाँ, चांदी 24.5 डॉलर हो गया था, जो इट्स 8 मंथ हाई। ओके, तो मैं यहाँ से चांदी में कोई बड़ा करेक्शन देख नहीं रहा हूँ। पिछले कई शो में भी हमने चर्चा की थी इसके बारे में। मैं काफ़ी बुलिश हूँ चांदी में, क्योंकि वो न केवल प्रेशियस मेटल है, वो इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और आगे जाकर के जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हम बात करते हैं, सोलर पैनल, एनर्जी ट्रांजिशन का बोलते हैं, 5G टेक्नोलॉजी, वो सब में चांदी का उपयोग होगा, उसका इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगा। तो मैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, फर्स्ट हाफ में तो सोना प्रेशर में रहेगा ऐसा मेरा अनुमान है, चांदी भी उसका साथ ही प्रेशर में रहेगा, मगर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जैसे सोना को उछाल मिल सकता है, चांदी को तो ज़रूर उछाल मिलेगा ही। मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज, $27 तक चांदी जा सकता है, यानी कि आजकल का रेट से कम 10% भाव बढ़ने का संभावना मैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में देख रहा हूँ। ओके, यानी 2023 की जो दूसरी छमाही होगी वहां पर करंट भाव से 10% तक की तेजी आ रही है, यानी 70,000 के आसपास समझे तो 75 से 80,000 के बीच का नंबर तो आपको दिख ही जाएगा, चांदी दिखा सकती है। सैम, आपको चांदी को लेकर आप क्या सेंस कर रहे हैं? देखिए, चांदी की डिमांड वाइज भी काफी अच्छी डिमांड है चांदी के अंदर, गोल्ड के साथ साथ चल रही है। मैं टोटल अग्री करता हूँ, महीने 1.5 महीने तक ये भाव थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, लेकिन मुझे ये साल भाव 80,000 होते हुए दिखता है, 27 to 28 डॉलर करीब फॉरेन मार्केट्स में। और जैसे काफी यूटेंसिल्स हो, मूर्तियां हो चांदी के अंदर, काफी कंज्यूमर भी चांदी के अंदर रुझान कंज्यूमर का हो गया है। इस वजह से भी चांदी की डिमांड काफी अच्छी है, इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी है, चाइना के अंदर डिमांड अच्छी है, जिस कारण से चांदी मुझे लगता है अप्रैल ऑनवर्ड्स जो बढ़ना चालू करेगा धीरे धीरे, तो ये भाव 80,000 के करीब आ जाएगा। शुक्रिया सैम, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों को समझाया कि गोल्ड और सिल्वर में क्या कुछ होने वाला है, और आपके जितने भी मेंबर्स हैं जीजेसी की, उनकी तरफ से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, डिमांड को लेकर किस तरह का सिनेरियो डेवलप हो रहा है, तमाम मुद्दे पर आपने बात की। चलिए वापस लौटते, हमारे साथ भूपेश शर्मा भी हैं। गोल्ड पर आपसे बात सबसे पहले होगी भूपेश जी। मेरा ये सवाल होगा, क्या चार्ट पे आज 56,191 के ऊपर गोल्ड जाता दिख रहा है? और दूसरा सवाल होगा अनुज गुप्ता झांसी से कि गोल्ड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए?
जी नमस्कार सर। गोल्ड में अभी भी लेवल ही बनी हुई है और गोल्ड का चार्ट देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूती दिखा रहा है अभी तक। जब तक गोल्ड में 55,900 के ऊपर का सस्टेन रहता है तब तक इसमें तेजी के बारे में ही सोचना चाहिए, जिसमें कि ऊपर में 56,250 और 56,330 के भाव बहुत संभावित रहेंगे। अगले दर्शक है कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है? अच्छी तेजी दिख रही है अक्रॉस द बेस मेटल्स। भूपेश जी क्या करे कॉपर में आज कृष्ण? जी सर, हाईली पॉजिटिव जोन में कॉपर ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि कॉपर आज के दिन में 740 के नीचे जाएगा, और 745 746 के आसपास कहीं भी कॉपर मिलता है तो 740 का स्टॉप लॉस डालकर कॉपर में लेवल ही करनी चाहिए। ऊपर के टारगेट इसमें 752 और 757 के रहेंगे। अब सवाल नेचुरल गैस पे है। हीरा लाल है राजस्थान से। नेचुरल गैस 415 रुपए में शॉर्ट किया है। और एक दूसरे दर्शक है विशाल है सूरत से। इन्होंने 341 रुपए में लॉन्ग किया है। एक के तो काफी प्रॉफिट में, अच्छे प्रॉफिट में है, दूसरे भाव के आसपास ही है जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाया है। क्या करना चाहिए भूपेश जी, क्या सलाह देंगे? लॉन्ग वालों को क्या सलाह है और शॉर्ट में जिनको काफी फायदा हो रहा है उन्हें क्या सलाह है? जिनकी पोजीशन लॉन्ग की है सबसे पहले उनके लिए सलाह ये रहेगी, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है पिछले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में, जो कि अभी एक शॉर्ट कवरिंग देखी जा रही है। मुझे उम्मीद है कि ये शॉर्ट कवरिंग में भाव 351 और 363 तक के संभावित रहेंगे। दूसरा, अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ है तो मैं ऐसे कहूंगा कि 333 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ट्रेलिंग का, और अपनी पोजीशन में बने रहे। नीरज है दिल्ली से। सिल्वर मिनी 68,000 रुपए पे शॉर्ट किया है। भूपेश जी क्या करे? जी, सिल्वर का चार्ट अभी भी मजबूत बना हुआ है। आज इंट्राडे की बात करें तो 69,300 के ऊपर जब तक सिल्वर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें मंदी का नहीं सोचना चाहिए, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें, करके चलें कोई भी अगर फ्रेश पोजीशन शॉर्ट करता है। ने 69,300 रुपए में खरीद रखा है चांदी, तो क्या बने रहे क्या संकेत मुंबई से? भूपेश जी। जी, जी सर। जी, चांदी में अभी भी बने रहना चाहिए। 69,300 के ऊपर जब तक आज के इंट्राडे की पोजीशन में जब तक ट्रेड कर रहा है सिल्वर, तब तक इसमें 70,200 और 70,700 तक के टारगेट ऊपर के संभावित हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में पिछले हफ्ते हमने देखा था 8% की गिरावट देखने को मिली थी इंटरनेशनल मार्केट में। 5% से ज्यादा की कमजोरी, वीकली फॉल यहाँ एमसीएक्स पर भी देखने को मिली। क्या लग रहा है चंद्रशेखर सर, किस तरह के फंडामेंटल चेंजेज आ रहे हैं यहाँ पर, और क्या यहाँ से तेजी की संभावना है? क्योंकि जिस तरह से बीटन डाउन पूरी तरह से ये क्रूड और नेचुरल गैस दोनों है, तो यहाँ से रिकवरी की संभावना है क्या? बिल्कुल। पिछले हफ्ते का जो गिरावट हमने देखा वो खास करके चीन का जो डिमांड के बारे में जो कंसर्न्स है उसके वजह से, और यूरोप में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो जितनी ठंडी होनी चाहिए उससे कम हो रहा था, इसके वजह से करेक्शन हमें देखने को मिला। मगर आगे जाकर के चीन अभी तो खुल गया है, चीन में बहुत कुछ ट्रैवलिंग होने वाला है, देश का अंदर और देश का बाहर भी, तो इसमें एक बड़ा डिमांड स्पाइक चीन में निकलेगा क्रूड ऑयल का। तो चीन का जो इंपोर्ट है वो भी बढ़ने का संभावना है। तो मैं मानता हूं कि ये जो पिछले हफ्ते करेक्शन आया है वो करेक्शन मार्केट एक टर्न लेगा, एक मोड़ लेगा आगे जाकर के, इट विल स्टार्ट मूविंग अप। और ख़ास करके और एक वजह है, यूएस में, अमेरिका में दो चीज़ जानने लायक है। एक है उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रिप्लेनिश करना है उनको। एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है उनके लिए, एक बड़ा 200 मिलियन बैरल्स उसका उनको दे नीड टू क्रिएट दैट रिजर्व, इज नंबर वन। नंबर टू, वहाँ का जो रिग काउंट हम देखेंगे अमेरिका में बढ़ नहीं रहा है, एक्चुअली कम हो रहा है। तो दैट इज, उसमें भी एक काफ़ी चिंता है अमेरिका का अंदर कि उनका उत्पादन कम होने का संभावना है। तो ये सब देखते हुए स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ गया है अभी क्रूड ऑयल मार्केट में। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि जो $80 का आसपास का जो लेवल है वो टिकेगा नहीं, उससे ऊपर जाएगा। 85 से 90
डॉलर ब्रेंट के बारे में मैं बोलता हूँ, जाने का संभावना बहुत अच्छा है। ओके, एक सवाल भी है, जमील भाटी हैं चूरू से, नेचुरल गैस और क्रूड किस लेवल पे खरीदे या बेचना चाहिए इन लेवल्स पे? भूपेश जी क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस और क्रूड पर जमील साहब को? सबसे पहले क्रूड की बात करेंगे तो क्रूड में अभी करंट भाव पर लेवलिंग करनी चाहिए। 6,303 का भाव चल रहा है यहाँ पर। 6,240 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर रखें। इसमें ऊपर में 6,360 और 6,390 और ऊपर में अगर लॉन्ग पोजीशन की बात करेंगे तो क्रूड में 6,550 और 6,680 तक के टारगेट आने वाले समय में संभावित रहेंगे। दूसरी बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में आज थोड़ा सा ट्रेंड मजबूती का शो हो रहा है। 326 के भाव पर अभी नेचुरल गैस में लेना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस 319 का प्लेस करना चाहिए और ऊपर के टारगेट 333 और 351 के इंट्राडे के शाम के सेशन में देखे जा सकते हैं। चंद्रशेखर से, नेचुरल गैस को लेकर क्या लग रहा है? जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, अक्टूबर 2021 के निचले स्तर पर यूरोप में गैस के दाम चले गए हैं, जिस तरह से उनकी तैयारी थी, रिकॉर्ड इंपोर्ट हो रहा था एलएनजी का, उस वजह से, और दूसरी तरफ विंड एनर्जी का वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा है फ्रांस में, जर्मनी में, तो तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो वहाँ पर दबाव बना रहे हैं। क्या लग रहा है अब यहाँ से रिकवरी की संभावना लग रही है नेचुरल गैस में? मैं मानता हूँ रिकवरी का संभावना है, क्योंकि जैसे हम आगे सेकेंड थर्ड क्वार्टर में जाएंगे तो उनका यूरोप में डिमांड बढ़ेगा। अब तो यूरोप के जो इन्वेंट्री लेवल्स है, स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 90% तक फुल है, मगर जैसे उनका कंजम्पशन बढ़ेगा आगे एक दो क्वार्टर में, 4 5 6 महीने में, उनका जो इन्वेंट्री लेवल घट जाएगा और फिर नेक्स्ट सीजन के बारे में लोग सोचने लगेंगे। मगर यूरोप के पास कोई इतना जल्दी नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं पाएगा यूरोप, उसके लिए 2 3 4 साल तो लग सकता है। देयरफॉर ये जो गिरावट है, कमज़ोरी है नेचुरल गैस का, मैं मानता हूँ टेम्पररी है, और जैसे हम सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में जाएंगे तो भाव बढ़ने का संभावना ज़रूर मैं देख रहा हूँ। और जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है, नेचुरल गैस को भी एक उछाल मिलेगा। ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। एक सवाल है किरण कानपुर से, एल्युमिनियम 207 रुपए पे खरीदा है इन्होंने, और इसके बंसल है, वो जानना चाह रहे कि क्या एल्युमिनियम का भाव 220 रुपए जाएगा क्या? तो दोनों के सवाल मिलते जुलते हैं। जो 207 में खरीदा है जिन्होंने, वो भी उम्मीद कर रहे होंगे कि 220 तक चला जाए, और दूसरे दर्शक है वो जानना चाह रहे कि 220 तक जाएगा क्या? क्या सलाह देंगे एल्युमिनियम पे भूपेश जी? सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो 208 रुपए 75 पैसे वाले जिन्होंने खरीदा हुआ है उनके लिए कहेंगे कि 206 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ऊपर में शॉर्ट टर्म में भाव 209 और 211 के देखे जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो लॉन्गर टर्म का स्टॉप लॉस 204 का रहेगा एल्युमिनियम में, और अगर ये तेजी आज के दिन की तेजी सस्टेन करती है तो भविष्य में बहुत आसानी से 219 और 222 के भाव बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। अब बात करेंगे शुगर सेक्टर की, और बात करने के लिए हमारे साथ एस्ट्रा के वाइस चेयरमैन राहिल शेख हैं, जो एमडी हैं MEIR कमोडिटीज़ के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। राहिल साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, आप लोगों का जो अनुमान आया है, उस क्रॉप कमेटी को आप चेयर भी कर रहे थे, आपने अनुमान पिछले साल के मुकाबले 3.5% से ज़्यादा कम कर दिया है। हालांकि इस माह से काफ़ी कम है। आपका अनुमान है कि 345 लाख टन शुगर उत्पादन हो सकता है, और इस माह का 365 लाख टन उत्पादन का। ये एथनॉल का जो डाइवर्जन है 50 लाख टन के, इसके बाद है। हमारे साथ चंद्रशेखर सर भी बैठे हुए हैं। इन्होंने सितंबर में ही, आज से 3-4 महीने पहले, इनका अनुमान था कि जो सरकार का जो लक्ष्य है उससे कम उत्पादन रह सकता है। इनका अनुमान भी इसी आसपास में था। आप लोगों को क्या वजह है कि आपने अनुमान को कम किया है? उत्पादन आपको क्यों लग रहा है कि कम होगा? नमस्कार भाई। एज रिगार्ड हमारे जो कमिटी जिस पे हमने चर्चा करी क्रॉप को लेके, तो मेन कंसर्न जो हमारा आया है वो महाराष्ट्र से और कर्नाटक से आया है, जहाँ पे कि हमको एग्रीकल्चरल यील्ड जो है उस पे वो काफी कम दिखाई दी है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। दो जनवरी की यील्ड में हो सकता है कि थोड़ा गेन कर जाए, बट जो आज के फिगर्स और आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर के हमारा ये अनुमान इसलिए बैठा कि
महाराष्ट्र में हम अब तकरीबन 10 लाख टन से 12 लाख टन के करीब हम कम कर रहे हैं प्रोडक्शन को, और कर्नाटका में अबाउट 5 लाख टन के करीब कर रहे हैं। तो मोटा मोटा जो है हमारे जो आंकड़े आए हैं उसमें कंसर्न महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेकर के आया है, इसीलिए हमने ये अनुमान को थोड़ा हमारा रिड्यूस किया है। यूपी, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर उत्पादन इस बार बढ़ने का अनुमान है, और साथ ही क्रशिंग भी अभी इनिशियल स्टेज में है। ऐसे में कुछ जल्दबाजी नहीं है कि ज्यादा कम उत्पादन आपको लग रहा है? नहीं, जहां तक के देखिए फिगर्स जनरली टेंड टू बी रिवाइज्ड अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे चल के, बिकॉज अभी प्लांट केन यूपी में आना शुरू होगा। तो अगर आपने हमारे यूपी के अनुमान देखोगे तो पिछले साल से हमने 2 लाख टन के करीब 3 लाख टन के करीब बढ़ाया है। तमिलनाडु को भी हमने ज्यादा ही लिया है। तो अगर आप दोनों मतलब ऑल इंडिया के आंकड़े देखेंगे तो मोटा मोटा रिडक्शन कर्नाटक और महाराष्ट्र है जो दिख रहा है, और यूपी में हमने 2 लाख टन 3 लाख टन ज्यादा ही पकड़ा है। तमिलनाडु में भी हमने 3 लाख टन का इजाफा किया है। तो मुझे नहीं लगता है जल्दबाजी है, बट जो आज की सिचुएशन है उस बेसिस पे हमने ये अनुमान लगाया है कि 34.5 हमारा प्रोडक्शन आएगा। हालांकि ये फाइनल आंकड़े तो है नहीं, अनुमान ही है, तो अनुमान में तो प्लस माइनस होने के चांसेस रहते ही हैं। राहिल शेख साहब, ऐसे में आपको लग रहा है कि अगर अनुमान कम हो गया है उत्पादन का, तो क्या सरकार के पास जो रूम था कि एक्सपोर्ट का कोटा बढ़ा है, वो रूम अब खत्म होता दिख रहा है आप लोगों के लिए? सर, जहां तक डोमेस्टिक मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो ओपनिंग स्टॉक हमारा अनुमान है 6 मिलियन के करीब, और ये हार्ड नंबर है, भारत सरकार के पास रिपोर्टेड नंबर है। एस्टिमेटेड जो हमने उत्पादन का प्रोडक्शन का एस्टिमेट किया है वो 34.5 के लगभग है। तो एक 40.5 लाख टन के करीब हमारे पास में, मिलियन टन के करीब हमारे पास में स्टॉक और प्रोडक्शन हो जाएगा। कंजम्पशन 27.5 का आप पकड़ लीजिए। तो 6 का जो एक्सपोर्ट दे चुकी है सरकार, उसके बाद आज भी सरकार 1 मिलियन 1.25 मिलियन दे सकती है। तो अगर जो आंकड़े आए हैं 8 लाख अगर ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका ये कोटा मिल चुका है, उसके बाद तो हमारे पास 65-70 ही बचते, उतने तो फिर अगले सीजन के लिए क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए। सर, अगले सीजन के लिए क्लोजिंग स्टॉक जैसे ये सीजन भी आप पकड़ो तो हमने 6 मिलियन से गुजारा करा है अक्टूबर और नवंबर के 2 महीने के प्रोडक्शन को लेके। तो अगले साल के लिए हम 6 अगर पकड़ के चलते हैं तो स्कोप है सरकार के पास में मिलियन 1.25 मिलियन टन देने की। और आप अगर देखोगे डोमेस्टिक मार्केट जो है वो काफी नीचे है। डोमेस्टिक मार्केट कई जगहों पे आज एमएसपी के लगभग आने वाला है, जैसे कि सेंट्रल महाराष्ट्र है। तो देयर इज अ स्कोप के अगर इसको भारत सरकार डोमेस्टिक मार्केट के भी नजरिए से देखे तो मिलियन 1.25 मिलियन दे सकती है। ओके, नहीं यहाँ आप लोग के आंकड़े के हिसाब से ही मैं बात कर रहा था। हमारे साथ चंद्रशेखर सर भी है, उनका भी आपके अनुमान के आसपास ही था। सर, पूरे सिनेरियो को देखने के बाद, एस्ट्रा की रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? अब आप क्या सेंस कर रहे हैं? एक्सपोर्ट के आंकड़े किस तरह के रहेंगे और उत्पादन को लेकर अब आप क्या समझ रहे हैं सर? जैसे कि विश्व मोहन आप जानते हो, सितंबर महीने में हमने कहा था 410 मिलियन टन का गन्ने का उत्पादन। अभी मैं मानता हूँ 400 मिलियन टन से भी ज़रा सा कम हो गया है। 385 मिलियन टन का ही गन्ने का उत्पादन मैं देख रहा हूँ। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि जो मेरा अनुमान है कि गिवन दिस केन प्रोडक्शन नंबर कि चीनी का उत्पादन मैं मानता हूँ 33 और मैक्सिमम 33.5 मिलियन टन का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मगर आगे जा कर के 1-2 महीने में ये जो सिचुएशन है काफ़ी साफ हो जाएगा। और सरकार को बिल्कुल चिंता है, घरेलू मार्केट में चीनी मिलना चाहिए, एक अच्छा भाव में मिलना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई है बाकी अन्य विषय में दलहन में, तिलहन में, खाद्य तेल में, तो उसके वजह से सरकार काफ़ी चिंतित है। तो मैं मानता हूं कि सरकार के जो भी निर्णय आएंगे एडिशनल कोटा फॉर एक्सपोर्ट, दे विल बी वेरी वेरी कॉशियस, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, देखते हैं अब किस तरह के सफाई आने में। हालांकि चंद्रशेखर सर को भी लगता है कि उत्पादन का जो एस्ट्रा हो या इस्मा हो, उनसे भी कम उत्पादन का अनुमान चंद्रशेखर सर को लग रहा है। शुक्रिया राहिल शेख साहब आपका, चंद्रशेखर सर आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक समझाया। हाजिर से लेकर वायदा बाजार और ट्रेडर्स के लिए भी